नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी का ये बैच चल रहा है और ये हमारा जो लेक्चर है, जो डेमो क्लास है, वो लास्ट क्लास है यूट्यूब पर। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो बताऊंगा कि एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लेवल कैसे होते हैं, उनको जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, जिसे हम देखते जा रहे हैं। डेमो 1 आपने देखा होगा, डेमो 2 देखा, डेमो 3, 3 क्लासेस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर इसके आगे भी आपको कंटिन्यू पढ़ना है तो ज़्यादा रेट नहीं रखिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर प्लीज़ थोड़ा फ्री कर दे, रेट कम कर दे। तो उन बच्चों का ये देखते हुए मैंने एक तरीका निकाला है। आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको जैसे आपने परचेस किया, ठीक है, और आपको किसी को रिकमेंड करना, किसी को भी अगर आपने बोला कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से तुम्हें पढ़ना चाहिए, और इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ जिसको आप रिकमेंड करोगे वो कभी भी उदास नहीं होगा कि उनको गलत जगह दे दी। इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। जब वो पेपर देगा तब उसको असली खुशी होगी और तुम्हें यही बोलेगा फ़ोन करके, अच्छा रहा तुमने मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया। इतना मेरा प्रॉमिस है। उसको आप सिर्फ इतना बोल सकते हो, यहाँ से तुम परचेस करो। जैसे ही वो परचेस करेगा, जैसे आपको क्या करना है, उसका नाम लिया, नंबर और व्हाट्सअप, उसका नंबर जो जिस पे वो गूगल पे फ़ोन पे करता है, जिस नंबर से वो उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम और नंबर, ये दोनों आपको मुझे व्हाट्सअप करने हैं। वैसे जब आपको पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, पहले कंफर्मेशन किया जाएगा, लेकिन आप जैसे उनको नाम दोगे और उधर उसका परचेज़ आपके मैसेज के बाद में परचेज़ हुआ तो आपको हमेशा पैसे पेमेंट हो जाएगा। यानी 100 रुपये आपको ट्रांसफ़र होंगे और 100 रुपये उसको भी होंगे जो आपके थ्रू एडमिशन लेगा। तो वो आपके थ्रू क्यों ले, उसका भी रीज़न है कि आप उसको 100 रुपये प्रॉफिट मिलेगा और आपको भी 100 रुपये आपके अकाउंट में और आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एडमिशन कराओगे वैसे वैसे आपको 100 रुपये आगे 10 कराओगे तो 1000 रुपये, 20 कराओगे 2000 रुपये, जैसे जितने एडमिशन कराओगे उस एडमिशन पे 100 रुपये आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये मैंने इसलिए किया है, कोई बच्चे फ्री पढ़ना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा, और जो बच्चा कैपेबल है, जिसको नहीं करना, उसको नहीं कर पा रहा किसी को पे, तो भी कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 799 ओनली फीस रखी गई है आरआरबी एनटीपीसी। और इतनी श्योरिटी मेरी है कि आपको 3 लेक्चर से भी लग गया होगा कि हम किस टाइप से पढ़ने वाले हैं। कोई बर्डन नहीं बनाएंगे, कोई नोट्स नहीं, कोई कॉपियाँ नहीं भरेंगे, कुछ नहीं। नोट्स उतने ही बनाएंगे जितने हमारी रिक्वायरमेंट है, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। न तो ज़्यादा पढ़ना है न कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, सामने जितना आने वाला है उतना ही पढ़ना है बच्चों। तो उसी केस में आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज हमें कौन से क्वेश्चन देखने हैं। और स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बोला, मैं कुछ 15 से 20 क्लासेस आपकी वही बनूंगा जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपको क्या 15 से 20 दिन में ये रियलाइज हो जाएगा कि आना पेपर जो देने जाने वाले हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ईजी आता है, आराम से कर लेंगे। तो कोई कॉन्फिडेंस जब बच्चे के अंदर डेवलप होता है ना, फिर जब वो पढ़ता है तो उसका वैसे तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। तो 15 से 20 दिन के जो लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, मतलब आप लास्ट ईयर के पेपर भी कर सक रहे थे, बस उसमें पढ़ा नहीं था। अब हम नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं। इससे होगा क्या, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा नोट्स होंगे, तुम्हें बार बार जो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे उसके नोट्स बना लेंगे, उसके अगली बार नोट्स नहीं बनाएंगे, अगली बार सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो टाइप आते हैं वो सारे मैं करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बहुत अच्छा आपका बैच होने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना, रोज का एक वीडियो देख लेना है, बस एक वीडियो रोज का परफेक्टली देख लेना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज पढ़ा है लेकिन आपको समझ में नहीं आया। उसकी पीडीएफ आपके पास नोट्स के रूप में भी रहेंगे, उससे वह रिवीजन भी कर लिया, हाँ परफेक्ट है, 5-6 दिन के बाद वापस रिवीजन कर लिया, परफेक्ट चल रहे, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अगर इन सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ्स रीजनिंग पहली बार आपकी जिंदगी में ऐसा लगेगा कि सबसे ईजी सब्जेक्ट लगने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा। जहां पर नोट्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम बनाएंगे, और जो हम ऑलरेडी देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ही है ये भी क्वेश्चन। देखो ये आपके वर्क दे रखा है, रोग का दे रखा है, वाट। अब मैंने आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में कुछ नोट्स बनवाए थे, मैं वापस देखो इसलिए करवा रहा हूँ, उसका आपके नोट्स के दिमाग में आने चाहिए। मैं लिखूंगा अभी शुरुआत में तो कुछ लेक्चर तो बार बार लिखूंगा, जिससे आपके रिवीजन भी हो जाए, दिमाग में छप जाए। मैंने आपको क्या बोला, इस चीज़ को दिमाग रख देना, जितने नंबर, जितने लेटर और जितने नंबर अगर आमने सामने हैं, ये 4 है, 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 तो ये 4 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन चारों का कोड या तो इनमें ही किस कारण से बना, इनमें कोई न कोई, जैसे आर का कोड यहाँ पे है या ऐसा कुछ भी इस तरह। देखिए आपको क्या पूछा, देखो लास्ट में उसने बोला सिर्फ टी का कोड क्या है। अगर वो यहाँ पे एक वर्ड देके, यहाँ पे एक वर्ड देके, यहाँ पे वर्ड देके, यहाँ पे कोई एक वर्ड पूछ रहा होता जिसके लेटर अगर यहाँ मिल रहे होते तो हम हमारा लॉजिक करते या नहीं करते। तो जैसे मैं अपना लॉजिक करने जाता, सुनना, तो मुझे सबसे पहले ए पॉइंट देखना होता, फिर बी पॉइंट देखना होता, इस तरह से चलना होता है, सी पॉइंट है ना, डी पॉइंट, इस तरह से एक ये वाला पैटर्न है। अब यहाँ पे जैसे मैं देखे कि यार सामने सेम लेटर नहीं है, पर ये टी देखो ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं टी का देखूँ तो यहाँ से अगर मैं कोड देखूँ तो टी का 5 हो सकता है ऑप्शन में, इधर और के मतलब सिर्फ 5 है नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक आपका है नहीं, है तो है 5 आ तो रहा है टी के ऊपर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 5 होता तो मैं क्या करता, टी का निकालना इन सब में। देखो अच्छा, इसका भी एक वेरीफाई कैसे करोगे देखना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला, आपने देखा मुझे खाली टी के लिए पूछ रहा है कोड क्या है,
तो आपने देखा टी यहाँ पे है तो इसका कोड आप 5 सोच रहे हो, पर पहले वेरीफाई ये करना क्योंकि यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, दोनों जगह सेम आ रहा है क्या, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 आ रहा है क्या। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं है। मतलब एक सिंगल लेटर कुछ भी लेटर पूछ के बोल रहा है और उसमें आपने 2 जगह मेंशन किया कि ओ का लेटर यहाँ पे 9 आ रहा है पर ओ का यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये है कि ओ का जो कोड है इसमें ही है, बट इस केस में इस बार इसने सीक्वेंस में नहीं रखा कि पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे। अगर यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 आ रहा होता तो श्योर था कि दूसरे प्लेस पे क्या होगा, ओ का नंबर होगा। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न लगेगा ये कुछ और पैटर्न है, नया तरीका, यानी इस टाइप में से नहीं है। ये आपका थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन था वो है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो क्या करना होता है, जैसे एग्जाम में गए आपने सबसे पहले ये चेक किया, इसका कोड दे रखा है, इसका कोड दे रखा है, इसका निकालना है। अब इसका निकालना तो आपने देखा यार टी का कोड तो यहाँ 5 है, ठीक है, पर ये है या नहीं है, ये वाला टाइप देखो, क्योंकि ये सेम वाला है या नहीं है, क्योंकि एक ही लेटर पूछा है सिर्फ। तो हम वेरीफाई करने के लिए कोई भी, चलो आर भी पकड़ लेते हैं, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे आर का कोड 3 है, यहाँ पे आर का कोड, इसका मतलब गलत है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न नहीं है, ठीक है, कॉमन यानी चीटिंग करने वाला नहीं है, यानी आप टी का 5 नहीं लिख सकते हो। तो ये वो वाला पैटर्न है जो एक टाइप 3 है। अब टाइप 3 एक और आएगा, 2-3 टाइप, एक एक करके सारे टाइप आएंगे। टाइप फर्स्ट में ये सारी चीज़ें होगी जो आपको एक एक करके पढ़ूंगा जब आएगी तब। अब टाइप 3 क्या होता है सुनना, इसमें क्या होता है कि ये कितनी बार वाला चलता है, कौन चीज़ कितनी बार है, बस इसमें फ़र्क इतना होता है, इनके कोड है तो इसमें ही है, जैसे अब वही टी का कोड होगा तो इसी में, पर वो जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला ही हो, वो हो सकता है तीसरे नंबर वाला हो, दूसरे नंबर वाला हो, पहले नंबर वाला हो, है इसमें है, यही वाला पैटर्न है, बट सेम प्लेस वाला नहीं है, इसमें जिगजैग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको करने का तरीका, टी कितनी बार है, एक बार है, तो आपको इसका कोड देखना होगा, इसमें कहीं टी नहीं है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ एक बार है। देखो 5 यहाँ पे भी, मतलब ये टी का नहीं हो सकता, इसमें कॉमन होगा, ठीक है, 5 यहाँ पे भी, इसका मतलब टी का नहीं होगा। 4 की बात करूँ तो 4 हो सकता है, क्योंकि 4 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और 9 की बात करूँ तो 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो ये 9 का भी नहीं हो सकता टी का कोड। फिर यहाँ पे 1 की बात करूँ तो 1 यहाँ पे भी नहीं है, 1 यहाँ पे भी नहीं है, तो 1 और 4, यानी कि 1 और 4 वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। तो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मुझे पूछता है यहाँ पे टी की जगह ओ का कोड क्या होगा, इस केस में क्या पूछता, ओ का कोड क्या होगा, तो तुम देखते हो ओ कितनी बार है, इस वाली लाइन में एक बार है, इस वाली लाइन में एक बार है, तो ओ का कोड क्या होगा, तो इनमें कॉमन देखो, इन दोनों में कोई ना कोई ऐसा कॉमन होगा क्योंकि वो ओ के लिए सेम होना चाहिए। तो देखो 7 इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें भी है, तो है ना, तो 3 इसमें भी है, तो सिर्फ कौन सा देखो, 7 इसमें था, 9 इसमें नहीं है, 3 इसमें है और 5 इसमें है। लेकिन मेरी बात सुनना, 5 यहाँ पे भी है पर यहाँ पे ओ है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 तो नहीं हो सकता है, ओ का कोड क्या होगा, तो 5 नहीं हो सकता है। कौन कौन से हमने सोचे, सबसे पहले 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो एक बार हमने 7 सोचा ओ का, फिर हमने सोचा ओ का और कौन सा हो सकता है, तो इसमें और इसमें कॉमन और क्या है, तो तुमने बोला 7 के बाद 9 नहीं है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 भी हो सकता था। बट अब 5 देखना, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, मतलब इन तीनों में कोई ना कोई ऐसा लेटर होगा जो तीनों में, W इसमें W और या फिर R देखो, R इसमें भी है, R इसमें भी, R इसमें भी, तो इसका मतलब ये जो क्या नाम है अपना 5 कोड है ये किसके लिए होगा, R के लिए, क्योंकि जिसका कोड है वो उतनी बार होगा, ठीक है। इसी तरह से R का कोड हमें चाहिए था O का कोड, तो इसका मतलब 5 तो R का हो गया। 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। फिर अपन 7 की बात करते हैं, 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, इसका मतलब O का भी आंसर क्या बनेगा, इधर वही 7 और 3। हम नहीं कह सक रहे हैं क्योंकि दोनों दो बार हैं, दोनों भी रिपीट नहीं हो रहे। तो ये जो टाइप होता है इसके और क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है, जो चाहिए वो कितनी बार है बस देखना होता है। अगर ये एक बार है तो इन सब में इसका कोड सिर्फ एक बार होगा, ऊपर कहीं रिपीट नहीं होगा। तो इन सब में अगर बात की हमने ढूंढा तो हमें 1 और 4 ऐसा मिला जो सिर्फ एक बार ही था, ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नहीं है। अगर मैं आर का कोड पूछ रहा था तो आर इन तीनों में है, देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आ रहे, इसमें भी आ रहे। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता बताइए आर का कोड क्या है, तो हम देखते हैं तीनों में ऐसी संख्या क्या है जो तीनों में कॉमन है। तो तुम तीनों में कॉमन संख्या ढूंढते तो तुम्हें क्या मिलती, 5, 5 और 5। तो इसका कोड क्या हो जाता है, आर का 5। तीनों में होनी चाहिए वो संख्या, बाकी संख्या नहीं है तो वो या फिर 2 होगी तो फिर इधर और बनेगा। तो ये आपका टाइप और आएंगे, इस पे क्वेश्चन और करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। इससे और अच्छे लेके आऊंगा, मैं तो आया हुआ था इसलिए मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट देखो, ये समझ लो आरआरबी एनटीपीसी का ये CBT 2 का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। मैं दोनों करूंगा आपको, मैंने क्या बोला, मैं दोनों की तैयारी साथ में करूंगा, कोई प्रीलिम्स से, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है आपने अगर जीके पढ़ ली तो आपका हो ही नहीं सकता आप ये लेक्चर देखो और प्रीलिम्स नहीं निकले आपका, ठीक है। CBT 2 तो पहुंचोगे, बस आप जीके कैसे करोगे उसका भी मैंने एक बहुत जल्दी तोड़ सोचा तो है। अगर वो सही हो गया, मुझे एक टीचर से बात हो गई है,
अगर वो परफेक्ट, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर हैं, अगर उन्होंने मुझे परफेक्ट क्वेश्चंस दे दिए तो कोशिश करूंगा मैं आपको रोज वो क्वेश्चंस 10 से 20 क्वेश्चन जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ, वो कोशिश करूंगा मैं आपको। देखो कोशिश करूंगा, मैं श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ, आप श्योरिटी नहीं ले सकते हो। हाँ, मुझे अगर मिल गए डेली के 20 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डेली के डेली आपको वो भी याद करने, बस इतना करना। बाकी जीके और भी पढ़नी है वो जरूर करने, जो क्योंकि उसमें से बहुत सारा पेपर बैठेगा, उनका हमेशा बैठता है। अगर उन्होंने दे दिए है, उनसे बात हो रही, उनको पेमेंट करना मैं कर दूंगा। अगर उन्होंने मुझे दे दी है तो मैं आपको रोज क्या करूंगा, 10 या 20 क्वेश्चन आपको अपडेट करूंगा, आपको दूंगा, जिसको आपको पढ़ना। जो परचेस करेगा उसको ये क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा और कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिलेक्शन कराने का बहुत रेरा का आपका सिलेक्शन हो। फिर मैं सीजनिंग में करा दूंगा, पर आपने अगर जीके नहीं कर पाए तो नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं भी आपको दे दूं, पर आपको ये तो करना ही करना है, ठीक है। मैं सीजनिंग का तो मैं श्योरिटी बोलता हूँ, आप किसी बच्चे के प्रॉब्लम नहीं आएगी जो लेक्चर रोज देखेगा। जीके का बस मुझे डाउट है, इसलिए मैं सीबीटी 2 की तैयारी साथ में करूंगा। मैं किसी भी एग्जाम हो, मैं मेंस की तैयारी हमेशा साथ में कराता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो पढ़ूंगा, जो डिलीवर करूंगा, उसके बाद वैसे भी आपके नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो तो आपके निकल जाएगा, बस आपको दूसरे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं इसकी कोशिश करूंगा जीके आपका या जो जीएस के पार्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो रोज के रोज मैं आपको दूंगा, वो आपको लर्न करने, ठीक है। चलो, ये और कोशिश करूंगा कि जिससे आपको सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाए, कि सिलेक्शन हो ही जाए, इतना मेरी तरफ से। और अब यहां पे देखना, ये फेवरेट चैप्टर है आरआरबी का। फेवरेट मतलब एलसीएम एचसीएफ, ये मैं चैप्टर लगभग समझ लो पूरा ही पढ़ूंगा, एक एक करके सारे इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ लाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में 100 मतलब ये समझ लो, इसका तो क्वेश्चन आपके 1 से 2 आने ही आने एलसीएम एचसीएफ के, क्योंकि सबसे फेवरेट क्वेश्चन पता नहीं एनटीपीसी का हर एग्जाम में देगा ही देगा। आप चाहे लास्ट ईयर कितने पेपर देखना, आपको हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको इसके कम से कम मिलने ही मिलने। ये चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ूंगा, ये मत सोचना कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, एलसीएम एफसीएफ वाला, ठीक है, वो छोटा है। ये और नंबर सिस्टम 2 चैप्टर, ये 2 मैं आपको जरूर पढ़ूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये बोला था लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय इससे देन रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर इज ये। अच्छा, इसमें एचसीएफ एलसीएम क्या, इसमें एचसीएफ एलसीएम लेने पड़ते हैं, वो सब है। बट पर्टिकुलर ये क्वेश्चन क्या पॉपुलर है, बहुत बार आता है। इस क्वेश्चन के मैं आपको तरीका बताता हूं, जल्दी करने का बहुत बढ़िया तरीका देता हूं, सुनना। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई संख्या होगा, जैसे 6 अंकों की कोई संख्या निकालनी है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की, तो तुम बोलोगे 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो सबसे अंकों में बोले वो 3 नंबर होते हैं, तो 2 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो गई, 100। तो सबसे बड़ी क्या हो गई, 999। तो ये हमेशा बड़ी में आती है और ये हमेशा छोटी में आती है, ठीक है। 2 अंकों की आप दिमाग खुद लगा सकते हो ना, बड़ी क्या होगी 99। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या हो गई, 100, लास्ट 100 आया, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 999। इस तरह से आप किसी का भी बना सकते हो, ये होती है। अब इसमें ये तो है सबसे बड़ी, पर उसमें भी कंडीशन ये है कि देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर होगी तो ये कितनी होगी, टोटल 6 अंक हो गए, एक और बाकी 3 और 3 7 हो गए, सही थे। ये 6 अंकों की सबसे छोटी तो ये है। अगर मैं बोलूँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे ये है। ये खुद सोचो, ये है कि नहीं है। बड़ी होती तो 99 में आता, छोटी होगी तो 00 में आएगा, ठीक है। संख्या जिसे क्रमशः, देखना क्रमशः का मतलब रिस्पेक्टिवली, इसको 15 से भी डिवाइड करना है, संख्या को 25 से भी डिवाइड करना है, 35 से भी डिवाइड करना है, 42 से भी डिवाइड करना है और 70 से भी डिवाइड करना है। और इनको डिवाइड करने पर शेष वापिस रिस्पेक्टिवली, जब तुम 15 से करो तो तुम्हारे इसमें शेषफल कितने बचने चाहिए, 11। जब तुम 25 से करो तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 21। फिर 35 से करो तो 31। इस तरह से हर एक पे करने पे आपको शेषफल बोल रहा है इतना भी आना चाहिए। वही संख्या ढूंढनी है जिसमें इन सब का भाग देने पर सब में ये सब शेषफल आपके बचते हों, वो तो आपको नंबर बनाना है। यानी कि इससे थोड़ी और, ये सबसे छोटी है ना, मेरी बात समझ में आ गई। अब इससे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है या फिर छोटी और हो सकती है, ठीक है। इससे थोड़ी बड़ी होगी, अब छोटी तो हो नहीं सकती क्योंकि सबसे छोटी तो यही है। तो 10,000 या 1 2 3 ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें इन सब का भाग देने पर ये सब शेष बचे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। अब एक तरीका, ट्रिक तो क्या, एक तरीका बताऊंगा, इसको यूज करना एग्जाम में और फास्ट, कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा आगे, पर पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ एक बार मेरे को अगर कोई भी एग्जाम आ रहा है तो मैं कितना स्पीड से और कितना आराम से कर सकता हूँ बिना लॉजिक के। आज अभी मैं आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको पूरा इसका डिटेल मेथड भी दूंगा, ठीक है, पूरा कैसे हमने किया, क्या कारण था, है ना। लेकिन हमें जरूर एग्जाम में वो चीजें नहीं करनी होती है। एग्जाम में हमें क्या होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जो देखो, एक तो होता है जो फिक्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनमें से एक ये है। उन क्वेश्चन के लिए बहुत शॉर्ट चीजें सीख लो
कि यार ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आता है तो इसमें यही करना है, तो काम खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें हाँ ठीक है इसके आसपास का आता, उसका कॉन्सेप्ट सीखना जाए। तो इस क्वेश्चन का लिए आप बताओ मैं आपको क्या करना है, सुनो दिमाग लगाएंगे। अब मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या अगर होगी तो 4 ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं उनमें से ही होगी, इनमें से कोई ना कोई एक तो होगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 का भाग देने पर ये हो। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, सबसे बढ़िया तरीका, जिससे आपका फास्ट काम हो जाएगा और कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और काम हो जाएगा। देखो अब एक चीज सोचना, अगर मैं 8 में देखना, सब जने देखना, अगर यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 8 का भाग दो, 8 तरी 24, बचा कितना, 1। अब बताओ ये एक बचा, अगर यहाँ पे एक बच रहा है, अगर इसमें 7 और जोड़ा तो ये 8 हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 8 लाने के लिए इसमें 7 और जोड़ने पड़ रहे हैं। सोचो एक बार, यहाँ पे शेषफल जब 1 आ रहा है तो यहाँ पे 7 और होता है, यानी कि 25 और 7 कितना होता है, 32। तो बताओ पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, 8 चौक 32। यानी कि जो शेषफल बच रहा है उसमें कितनी कमी पड़ रही है। अगर इसमें 7 और होते तो फिर 8 का भाग 8 कम 8 वो चला जाता, जो भी होता, चलिए 8 चौक 32 यानी पूरा चला जाता, फिर बचता ही नहीं। यानी कभी भी देखो 4 का भाग जैसे तुमने दिया 16 में 18 में, तो 4 चौक 16, बचा कितना, 2। शेषफल जो बच रहा है उसमें अगर हमें 4 का भाग देना है तो ये 2 बच रहा है, 2 और जोड़ देता तो इस पूरे में 4 का भाग भी जाता। फिर इसका मतलब जो शेषफल बचना चाहिए वो जितना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 का भाग दे रहे हैं, ये बोला शेषफल कितना बचना चाहिए, 13, 11 शेषफल, पर पूरा भाग चला जाए, यहाँ पे नीचे 11 शेषफल बचेगा, ऐसे नंबर में भाग देने पे यहाँ 11 शेषफल बच रहा है, ये बोला 11 शेषफल बचना चाहिए। पर आप सोचो जिसका भाग दे रहा हूं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे कितनी कमी पड़ रही है, 4 की। अगर ये 15 कर दे तो भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मुझे पहले क्या करना है, वो नंबर बना लेने जिसमें भाग जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा जाएगा। तो आप ध्यान से देखो 15 से 11, 11 को 15 करने के लिए 4 की जरूरत है, तो इसमें भी 15 का भाग पूरा जाएगा एक बार। 21 से 25 में भी 4 की कमी है, इसमें भी 4 की कमी है, इसमें भी 4। तो यहाँ पे नॉर्मली कमी क्या होती है, हमेशा बराबर दी जाती है। तो हमेशा किसकी कमी है, 4 की। तो जो कमी है, सोचना एक बार सोचो, इन ऑप्शंस में वो कमी में जोड़ दूं तो इन किसी का भी भाग देंगे, सब में देखो 25 का भाग देने भी 4 कम पड़ रहे हैं, तो इन सब ऑप्शन में मैं वो 4 जोड़ दूंगा तो भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर वो होंगे, क्योंकि ऑप्शन है, ये वो नंबर होंगे जिसमें भाग देने पर ये शेषफल बचने चाहिए। और अगर मैं चाहूँ शेषफल नहीं बचे तो जितना इसको देखो, अगर मैं ये आंसर है तो 15 का भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो बताओ शेषफल 11 आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ये आंसर है तो इस क्वेश्चन ये बोला ना, ऐसी संख्या ढूंढो, मान लो वो संख्या ए ऑप्शन है, मान लो, तो आप अगर 15 का भाग इसमें दोगे तो 11 शेष बचने चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ 11 शेष बचे ही नहीं, तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। सभी संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो किसी भी संख्या का भाग दो, क्योंकि अभी तक तो सब में 4 की कमी पड़ रही थी, शेषफल में और इसमें 4 की कमी है सब में। तो जो कमी यहाँ पे आपको दिखे ना, सिंपल सा हमेशा क्या करो, ऑप्शन में जोड़ दो। इससे फायदा क्या होगा, देखो यहां से आप हमेशा इतना देखो, ये देखा यहां से 1 की कमी देख लो, बाकी सब सेम ही होती है सब हमेशा। तो ये 4 की कमी है, 4 यहां जोड़ दो, तो ये जो मैं फिलहाल लिख देता हूं, ये नंबर क्या बना, जैसे 796 में आपने 4 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 800। कितना हो गया बच्चों, 800। ये कितना हो गया, 100, 4 56 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 260। ये कितना हो गया, 260। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर मैं इसमें नीचे लिख देता हूँ उसका, यहाँ पे अगर मैंने जोड़ा 100 और 446 में जोड़ा 450 हो जाएगा, 450। 46 में जोड़ा 450, 4 जोड़ा तो, और 10 मतलब 46 में 4 जोड़ा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके चारों नंबर बने ए बी सी डी। तो आपको बहुत इजी तरीका दे रहा हूँ, शुरुआत में समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, समझो एक बार अच्छे से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इन नंबर का भाग देने पर सब में शेषफल इतना बचे, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी कुछ भी पूछे, ठीक है, आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। कुछ छोटी बड़ी से हमें मतलब नहीं है, हमें तो ऑप्शन तो ओकने हैं, और ऑप्शन में जितनी कमी है वो कमी जोड़ देनी है। 4 की कमी थी अभी यहाँ 15 से 11 में, यहाँ पे अगर 15 और यहाँ पे 10 होता तो 5 की कमी, तो सब में 5-5 जोड़ता, और सब में 5-5 की होगी। ये काम होने के बाद आप एक बताओ, भाजकता के अगर नियम आपको पता है, क्यों, क्योंकि अब मुझे पता है कि इन सब का भाग देने पर इन सब का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो भाजकता के आपको नियम पूरे पता होने चाहिए। अगर आपको अभी नहीं पता है तो मैं फटाफट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला शुरुआत में, पहला क्वेश्चन है मैं नोट्स बनवाऊंगा फास्ट। अगर आपको किसी को आते हैं तो यहाँ से थोड़ा स्किप कर लेना, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्किप करना। लेकिन अगर आपको 7 का नहीं पता है तो थोड़ा रुक जाना, 7 का देखना, क्योंकि नॉर्मली सबको 2, 3 का, 5 का, 10 का पता होता है, 7 का नहीं पता होता है, बहुत सारे नंबर ऐसे जिनका नहीं पता होता जो काम आते हैं।
तो ये हमें आना चाहिए, क्योंकि भाजकता का नियम आते देखना क्वेश्चन कितना फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे काम आएगा दो। दो के भाजकता का नियम होता है इकाई अंक पे, जिसको नहीं पता लिखते जाना, इकाई यानी यूनिट। यूनिट पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए यानी सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे 25082 तो इकाई अंक ये वाला, तो ये इकाई अंक है, यूनिट डिजिट, ठीक है। इस पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये सम है तो यानी कि इसका भाग जाएगा। 3 का रूल क्या होता है, 3 वो जल्दी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो अगर आपको आता भी है। तो 5 4 9 10 11, 5 9 10 11 12 13 14 और 1 15। मान लो ये नंबर है और मुझे पूछा इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 के लिए आपका रूल्स क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब 3 + 2 + 5 + 4 + 1। इन सबको जोड़ लो, तो इन सबको जोड़ा तो 5 × 5 10, 10 × 4 14 और 1 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है, यस। तो इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा, यानी उसे सम ऑफ डिजिट में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरे नंबर में भी जाएगा। ये 3 का रूल्स होता है, ठीक है। और 9 का भी सेम ही होगा, ठीक है। 3 और 9 साथ में ले देता हूँ जिससे आपको क्या होगा, ठीक रहेगा। 9 का भी सेम, बस भाग किसका जाना चाहिए, 9 का जाना चाहिए। 9 का भाग गया तो ये भी आपका क्या होगा, सेम। वो सम ऑफ डिजिट करा है, अगर इसमें 9 का भाग तो नहीं जा रहा ना, 3 का जा रहा है, 9 का तो नहीं जा रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 और 3 सेम हो गया, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। फिर 4 की बात करते हैं। 4 की इसलिए आपकी लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स मतलब उसमें भाग जाना चाहिए 4 का, जैसे 25052। क्या लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, तो इस पूरे नंबर में भी जाएगा। 5 के लिए क्या होना चाहिए, फटाफट हो जाएगा, देखो अभी 0 या 5 होना चाहिए कहाँ पे, इकाई पे यानी कि यूनिट पे। इकाई अंक 0 या 5, जैसे 2580 तो हो जाएगा 565565 होगा। यूनिट पे अगर 5 आ रहा है तो हो जाएगा, यूनिट पे 0 आ रहा है तो जाएगा, दोनों में कोई भी होगा चला जाएगा, ठीक है। ये 5 तक हो गया। फिर 6 के लिए देखो, 6 के लिए जिसमें 2, क्योंकि 6 के मल्टीपल कर लो आप, 3 × 2 × 3 क्या होता है 6, तो जिसमें 2 का और 3 का, 2 के लिए खाली लास्ट में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 6 2 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये नंबर है। तो इसमें देखो, नहीं 13 14 15 12 13 14 15, देखो अब ये नंबर है 6। इसमें देखो लास्ट की, जैसे आपने ये तो देख लिया तो दिखते ही पता चल जाएगा कि 2 का जा रहा है, 2 का तो जा रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक पे इवन संख्या है। और 3 के लिए करना तो 3 का ही होगा, 2 का तो आंखों से दिखता है। इसमें 6 के लिए करना 3 का ही है, 2 का तो दिख गया इवन है, उसमें क्या करना, कुछ मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। 3 के लिए क्या, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 4 18, 18 में 3 का भी जा रहा है, यानी कि 3 का भी जा रहा है, तो दोनों का जाएगा 3 और इसका, तो ही 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 का मतलब आपको 3 के चेक करना है, 2 को तो आंखों से दिख जाता है इवन, जो आपको याद है कि 2 से जाएगा, हाँ सम संख्या ये तो हो गया देखना ही। और 3 का बस वही सेम करना है, तो 6 के लिए भी वही हो गया। 7 के लिए ध्यान से सुनना, 7 के 2 तरीके हैं सुनना। वैसे तो देखो अपन बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे तो उनको सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 1 0 0 2 5 1, मान लो ये नंबर है और मैं बोलूँ इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिंपल सा क्या करना होता है, एक तरीका तो ये होता है कि लास्ट डिजिट जो है उसको डबल कर दो और इसमें से माइनस कर दो। जैसे 1 का डबल कितना होगा, 1 ही होगा, 1 को इसमें से माइनस करूँगा, यानी 1 × 1, ठीक है। 1 × 2 मतलब 1 का स्क्वायर 2, तो ये डबल हो गया। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर समझो, 2 होता तो 2 का डबल कितना होता है 4, 1 का डबल 2 है ना, 1 × 2 2, 2 का डबल मतलब 2 से 2 को इंटू करना, डबल करना है, तो कितना आया 4, तो 4 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा 1 2 0 0 1, यानी कि जो 6 डिजिट थी वो इसमें 5 में चेंज हो गई। फिर वापस का डबल करोगे, 1 का डबल करोगे 2, 2 को माइनस करोगे 0, फिर यहाँ पे 0 में 0 गया, ये 4 डिजिट बन गई। एक तरीका तो ये होता है, पर ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। हम जो बड़े बच्चे हैं तो हमें क्या एटलीस्ट वो तरीका आना चाहिए 7 के लिए। जैसे कोई भी नंबर लिखा हो वापस लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 0 0 तो छोड़ो, यहाँ पे 1 0 0 कुछ भी 7 2 5, मान लो ये नंबर है, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या ये 7 से डिविजिबल होगा क्या, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट हमेशा पकड़नी है। कितनी, 3। अगर देखो 3 डिजिट में क्वेश्चन है तो 3 डिजिट का देख लेना, 7 का 7 एकम 7 7 चौक 28, कितना टाइम लग रहा है देखो देखने में। 3 से बड़ी डिजिट है तो जो भी आगे की जितनी भी डिजिट बची है तो 3 डिजिट में से आगे की डिजिट जो भी हो उसको माइनस कर देना।
तो ये 100 माइनस कर दिया मैंने, कितना बचा 625, तो ये 3 नंबर बन गया। अगर 7 का भाग इसमें जा रहा होगा, ठीक है, मतलब इसमें माइनस करना मतलब इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी इन 3 नंबर्स का, ये आगे वाला चाहे बड़ा होगा, इन 3 नंबर या इन 3 नंबर, यानी जो भी पीछे वाले 3 नंबर का और आगे वाले जो जितने भी नंबर है, 2 है 3 है, उन दोनों को आपस में क्या करना है, अंतर करना है। अब आप देख लो 7 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 7 उन पर 7 8 56, 56 तो ये कितने बचा 6, 7 हम 63 नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर है, कुछ समझ में आया मेरी बात? तो अब जैसे मान लो आपके होता 101 और 700 857, ठीक है, 857। तो मैं क्या करता, 857 में से 101 इन दोनों का डिफरेंस करता, ये तीनों ले लेता, इन दोनों तीनों का डिफरेंस करता, तो 857 माइनस 101, तो 1 बचा कितना 6, 5 और 8 में 756। अब इसमें देखूंगा 7 का भाग जा रहा है क्या, हाँ 7 एकम 7, 0 7 8 56 जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब इस पूरे नंबर में भी आप 7 का भाग दोगे तो क्या होगा बच्चों, जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक फटाफट से एक बार देख लो, उतार लो, फटाफट फास्ट करो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? 7 का देखो, 7 का बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी। अब आगे हो सकता है चाहे 2 डिजिट हो, कितनी हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से, तो 2 हो 1 हो कुछ भी हो, कितनी भी संख्या क्यों नहीं हो, आगे पीछे की बस 3 लेनी है, ये याद रखना, पीछे कितनी लेनी है, 3 संख्या लेनी है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना कभी भी आप, ठीक है। तो 7 के लिए आप 7 का काम आता है बहुत बार, तो याद रखना, क्योंकि 3 संख्या तो हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी है तो उसको छोड़िए, जैसे मान लो, चलो छोड़ो, कोई एग्जाम्पल लिखो, मान लो यहाँ होता 2 9 2 7, मान लो 4 संख्या होती, तो कुछ नहीं करना, इसका फिर इसका डिफरेंस करना है, मतलब 3 संख्या लेनी है, उसमें से माइनस करना है, सिंपल सी गणित। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, 9 2 7 में से 2 माइनस कर दूँ, ये बचा कितना 9 2 5, बस इसमें 7 का भाग दे दो। अब छोटी संख्या ना इसमें देख सकते हो, 7 एकम 7, 2 बचा, ओरली करके देख लो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 21 एक बचा, 7 दूनी 14, नहीं जा रहा है, खत्म बात, ठीक है। तो 7 का रूल्स ये होता है। एक मैंने क्या बोला, डबल करके माइनस का भी कर सकते हैं, एक दूसरा रूल होता है वो, ठीक है, वो बच्चे करते हैं, छोटे बच्चों के लिए ठीक है, हमारे लिए इतना काम कर 3 संख्या तो हम कर ही सकते हैं ना, हम छोटे बच्चे तो है नहीं, ओरली कर सकते हैं। तो ठीक है, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया। 8 के लिए क्या करना है, देखो 8 के लिए हमें क्या करना है, जैसे 2 5 6 8 देन 8, ठीक है। लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग देना है। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। ये कम से कम आपको 11 तक तो याद, यानी 10 तक भी एक बार याद करो, आगे आगे हम धीरे धीरे और बढ़ेंगे, जैसे जैसे और काम आएंगे, ठीक है, और पढ़ते जाएंगे। बाद 10 तक याद करेंगे आज, क्योंकि एक साथ सब नहीं करेंगे, आज 2 से लेकर 10 तक हो गए, फिर अपन आगे क्लास आएगी जब 11 से 15 तक, फिर 15 से 20 तक, ऐसे देखते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट्स, अब इनमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग 68 में दो, 8 छंग 48, 8 7 8 नम 8 छंग 48, 8 7 56, 8 नम 63, यानी 8 नम 72, तो बहुत 8 नम तो 72 हो गया, 8 8 64 हो गया, तो मुझे 64, तो 4 बचा, 8 छंग 48 जा रहा है नहीं जा रहा है लास्ट में, तो ये जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी क्या होगा, 8 का भाग जाएगा। फिर 9 का मैं आपको बता चुका हूँ, 10 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट पे क्या होना चाहिए, इकाई पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आज के लिए हमें इतना पढ़ना है एटलीस्ट, ठीक है, और आएंगे आगे जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, एक साथ पूरा बर्डन नहीं, एक साथ जितना काम। अब जैसे आज का काम जो किया है ना बेटा, वो आज ही फिनिश करना है, वीडियो देखा, सब कुछ आज जो पढ़ा, जिसके बारे में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी, क्वेश्चन की फ्रेम देखी, इसको छापनी है दिमाग में कि सर ने बोल रखा है ये फ्रेम का क्वेश्चन आएगा जिसको इस तरह से हैंडल करना है। आपको देखना है कितनी खुशी होगी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम हॉल में जो मजा आने वाला है ना, ये पढ़ने, अगर लेक्चर सारे अच्छे से पढ़ के गए तो मजा आएगा। फिर बोलोगे यार ऐसे ईजी होते हैं क्या कंपटीशन एग्जाम को निकालना, ये आपको फीलिंग आएगी। पर उसके लिए आपको मेरे साथ फुल मेहनत, यानी जितने क्वेश्चंस मैं करूं उनको डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है अपने दिमाग में। उन क्वेश्चन में से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो मैं आपको कभी दूर आप नहीं बता पाओ। उसका एक ही तरीका है, रोज पढ़ोगे, वापस पीडीएफ से रिवीजन करोगे, और थोड़े 1-2 दिन बाद वापस पीडीएफ को देखोगे कौन सा क्वेश्चन अभी तक प्रॉब्लम कर रहा है, उसको 3-4 बार सोल्व करो, मेरे को जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद होंगे, तो देखो क्वेश्चन कितना ईजी था ये वाला, इसको देखते हैं। अब क्या हुआ, जैसे में एग्जाम है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसे ही मैंने इस फ्रेम का क्वेश्चन देखा, इन सब का भाग देने पर ये शेष बचे, तो मैंने सबसे पहले घेप देख लिया कितना, वो घेप यहाँ पे जोड़ दूंगा, जो भी ऑप्शन होंगे उसमें जोड़ दूंगा, जिससे शेषफल नहीं बचेगा, भाग पूरा चला जाएगा।
क्योंकि 4 बच रहा था, अगर 11 का 15 होता तो नहीं बचता। इसी तरह से ये पूरा 25 होता तो नहीं बचता, 4 जोड़ने पर ये 35 होता, तो सब में एक डिफरेंस बराबर होगा। इसका मतलब सब में 4 जोड़ने पर इन सबका किसी का भी भाग दो आपका शेषफल नहीं बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमें भाज्यता के नियम आते हैं। अब भाज्यता के नियम अगर आपके दिमाग में है तो आप बताओ यहाँ पे नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, यहाँ पे 15 दे रखे हैं। अब 15 वाला नंबर से जो नंबर कटेगा, अब अभी आपने 10 तक ही सीखे, सिर्फ आपने तो 15 का सीखा ही नहीं। पर अब सुनना, अब इतना सीखने नहीं पड़ते, 10 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 15 के लिए क्या करना होता है, 15 के टुकड़े करो। 5 × 3 हुआ कि नहीं हुआ, तो वो संख्या जो 5 से भी डिविजिबल होगी वो 3 से। जैसे 6 के लिए क्या बोला था, 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 दूनी 6, तो जो 3 से हो रही थी 2 से। उसी तरह से अगर कोई संख्या 15 से अगर भाजित होगी इनमें से, इसका मतलब वो 3 से भी होगी और इसका 5 से भी होगी। तो देखो सबके पीछे 5 का देखते हैं, 5 का रूल पहले कर निपटा देते हैं, क्योंकि 15 के लिए मुझे पता है फैक्टर क्या होंगे, 5 × 3। तो जो संख्या 5 से और 3 से डिविजिबल होगी वो संख्या इसका मतलब 15 से भी होगी। और हमें पता है ये सारे नंबर इन सब नंबर से डिविजिबल होंगे ही होंगे, तो ही वो आंसर हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये सारी संख्या 5 से डिविजिबल तो हो रही, क्योंकि 0 और 5 में से कोई भी आए। तो 3 से देखते हैं, 3 के रूल्स क्या था, जोड़ने पर 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9 10। तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 0 है ना। 5 6 7 ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। देखो 5 6 7, ये देखिए 6 7 8 9। अब ये 2 बचे हैं। ठीक है, अब 2 बचे। अब इसमें कौन कौन सा ऐसा भाजकता का नियम है और लग सकता है, तो देखो हमारे पास पहले के टुकड़े थे 5 और 3, तो 5 और 3 से दोनों ही हो रहे हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इसमें भी देखेंगे तो 5 × 5 25 हो रहा है, तो भी 5 से हो रहा है, इससे भी मतलब नहीं। यहाँ पे आ रहा है 7 × 5 35, यानी जो संख्या 7 से भी होगी और 5 से भी होगी तो वो 35 से भी होगी। तो 5 का तो जा रहा है, अब 7 का चेक करते हैं। 7 का अभी बताया, लास्ट की 3 संख्या लो, लास्ट की 3 संख्या लो, पहले वाली संख्या माइनस करके देखो, जो भी पहले की 3 संख्या है, अब 3 है तो 3 को लो, 1 है तो 1, इनका डिफरेंस करो। तो 800 और 100 का डिफरेंस कितना है, 700। 700 में 7 का भाग जाएगा तो ये तो जिंदा रहेगा। 260 में से आप 100 माइनस करोगे तो 160, कितना बचा, 260 था। 100 को दोनों का डिफरेंस करोगे, 260 माइनस 100, तो 260 में से 100 गया तो 160। अब 7 का भाग, 7 दूनी 14 भाग जा रहा है क्या, नहीं। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें आप इन सभी का भाग देके देखोगे ना, 15 25 35 42 70, सबका भाग देके देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वह आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें वही नंबर चाहिए जिसमें सबका भाग जाए। क्यों, क्योंकि शेषफल तो हमने जोड़ दिया था इसमें। ठीक है, एक बार देखा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, चिंता ना करें, आपको डेफिनेटली धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उतारो इसको फटाफट से। आप चाहो तो बाद में भाग करके देख लेना आराम से, सबका भाग जाएगा। ठीक है, हम बाकी किसी भी नंबर को लिखना, सबका भाग नहीं जा रहा होगा। इसको आप इत्मीनान से बैठ के फिर आराम से चेक करना। और एक बार किया है तो यूं मत सोचना कि एक बार में दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, 1-2 बार और लूंगा मैं आपको ये छोड़ दो मेरे पे कि कितनी बार प्रैक्टिस करानी, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कितनी बार रिपीट कराने, ये सब मेरे ऊपर है। कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बार बार रिपीटेशन आएंगे, जिसका आप दिमाग में सेट हो जाए। अब जैसे आप सोचो ये एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेम आए, आपके लिए क्या टफ है, इसमें बस ये दोनों गैप देखते ही आप ऑप्शन में वो गैप जोड़ते ही फिर भाजकता के नियम आपके दिमाग में है ही है। और आगे वाले ज़्यादातर क्वेश्चन वही है, 42 7 6 42, तो जो 7 और 6 से कटेगा वो 7 हो गया। इधर 70 का 7 10 70, जो 10 से और 7 से कटेगा वो सब उससे भी कटेगा। तो ये 10 के ही रूल ज़्यादातर काम आएंगे, आगे और भी थोड़े बहुत आएंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से। एक बार वीडियो देख लेना, नहीं आया आपके पास पड़ा है वीडियो बहुत बार। ठीक है, चाहो जितनी बार रिपीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के कुछ रूल्स हैं, 4 से 5 रूल्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी पूछता है, मैक्सिमम 5 रूल्स के। पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उस 5 रूल में मेरे। तो 1 बाय 1 में इस तरह से आपको सारे रूल्स की प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन की फ्रेम देख के हर रूल बताऊंगा, कौन सा रूल कब लगाना है, ये तो हमें सीखना है मेन चीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही तो जजमेंट करना है। अब मैं आपको ये तो सिखाना चाह रहा हूँ, मैं अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाता एलसीएम एचसीएफ तो आप वो चीजें भूल ही जाते हैं। अब आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते जजमेंट क्या करना है, वही तो मेरे को आपको सेम लर्न कराना है। तभी तो बच्चे की ये प्रॉब्लम खत्म होगी कि पहले पढ़ते हैं एग्जाम में नहीं होता है। अब यहाँ देखना, जैसे मेरे को ये सीरीज का क्वेश्चन मिला, ठीक है, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मेरे को ये देखना होगा कि जो भी सीरीज दी गई है वो बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, ये काम सबसे पहला। तो जैसे पहला काम आएगा सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, ये देखना। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा तो 3 से 5, 5 से 9, 9 से 11, 11 से फिर कुछ भी, या फिर 17, फिर 21, फिर डैश 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 आगे सीरीज चल रही है। ये बोला क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, ये उसने पूछा। तो सीरीज ये तो पता चल गया कि इंक्रीज है, बढ़ रही है, घट कहीं नहीं रही है। अब बढ़ाता कौन कौन है, जैसे बढ़ना पता चला बढ़ाता कौन है, प्लस और
इनटू, बढ़ाता कौन है प्लस और घटाता कौन है माइनस और डिवाइड। 4 ऑपरेटर्स होते हैं आपके मैथ्स में, 2 तो बढ़ाते हैं प्लस और इनटू और ये घटाते हैं। अगर आपकी सीरीज एकदम से जंप मारे, जैसे यहाँ पे 80 लिखा होता है 400 पे पहुंच जाता, तो कोई भी संख्या एकदम से जंप कब मारती है, बढ़ तो रही है इनटू से, ये हमारा कॉमन सेंस कहता है। और धीरे धीरे बढ़ रही है तो किससे बढ़ती है, हमारे प्लस और माइनस से। और अगर आपकी सीरीज अगर सीरीज एकदम से नीचे गिर जाए तो डिवाइड, और धीरे धीरे नीचे आ रही है इसका मतलब माइनस, ये होता है। अब सुनो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पे एक नजर डाली और देखा क्या सीरीज जंपिंग वाली दिख रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, तो जैसे ही धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखे आप सबसे पहला काम करोगे, इसका एक ट्री बनाओगे। ट्री मतलब यहाँ पे x लिख दोगे और 17 और 21 और आगे कितना, यहाँ पे ट्री बनाओगे। ट्री का मतलब आप देखोगे 3 से 5 करने के लिए कितना जोड़ना है, ये ट्री का एक पहला बनाओगे। 5 और 4 9, 9 और कितना, देखो 3 से 4 5, 2 प्लस किए 5 से 4 9, 9 से 11 वापस 2, तो देखो 2 4 2, तो फिर क्या आना चाहिए था 4, तो फिर क्या आना चाहिए वापस 2, फिर वापस क्या आना चाहिए 4, तो क्या आगे देखो चेक कर लो क्या 17 और 4 21 सही है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें, तो 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये सब बहुत इजी था, देखो कितना इजी क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में। पर मैं आपको सीरीज को अच्छे लेवल तक करा दूंगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ 5 टाइप के मेन क्वेश्चन हैं, जो ही पूछ सकता है, उससे बात तो इसकी है ही नहीं हिम्मत कि आपको पूछ ले। तो उसमें से ये तो सबसे इजी है, तो मैं तो करूँगा नहीं अगर ऐसा है, क्योंकि जो मैं 5 करूंगा ना उसमें वैसे ही आपका हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं आपको खाली आपके लास्ट एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप वैसे टच कर लोगे। कुछ क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं है, और कुछ क्वेश्चन मैं सिखाता जाऊंगा। पेपर बहुत इजी होता है, मैथ्स भी इजी आती है, इसकी एडवांस मैथ्स भी बहुत इजी आती है। सबसे अच्छी बात है जो क्वेश्चन मैं आपको एडवांस के करूँ ना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन एडवांस का नहीं आएगा, चाहे वो मेंसुरेशन हो, वॉल्यूम यानी क्षेत्रमिति, या किसी का भी क्वेश्चन होगा, उनका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। आपको दिखाऊंगा मैं, टिक्नोमेट्री का भी बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, टिक्नोमेट्री कैसे ईजी करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये एक सदाबहार क्वेश्चन है, ये आपने बहुत एग्जाम में इसका ये वाला जो पैटर्न वाला क्वेश्चन है ना, ये तो ओरली करने वाला होता है अगर, और ये बहुत एग्जाम में, ये यही एग्जाम नहीं है, ये क्वेश्चन तो है ना, ये देखो आया 100% लिखा हुआ है 2021 में। ये तो आप आरपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दो, उसका भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के देखो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। पर आपको जब भी देखो, मैंने आपको क्या बोला है एग्जाम में करने के लिए तरीका क्या है, जब भी आपको ये फॉर्म दे गई हो और ये फॉर्म उसी का माइनस पूछा हो, चाहे यहाँ प्लस देके पूछा हो चाहे यहाँ माइनस देके पूछा हो, आपको जैसे ये फॉर्म दी गई हो, जैसे प्लस से ये माइनस बनाना है, बहुत सिंपल तरीका, जो भी नंबर हो उसका करना है। इसका ओरली करके दिखा, तो देखो इसका आंसर में कभी भी प्लस वाली फॉर्म देके माइनस की फॉर्म का आंसर देखे। अब ये क्यों होता है ये सब भी मैं आपको लिखूंगा फ्यूचर में, पर एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम में आया जैसे 21 में, और हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, उस समय भी सब लिखूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन फिलहाल इसको एक बार देखो, आप जब भी ये पैटर्न मिले ना, सिंपल सा ये करना, इसकी जो भी वैल्यू दे रखी हो, जो भी उसका स्क्वायर कर दो, जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से हमेशा 4 माइनस कर दो। जैसे मैंने 29 का √29 का स्क्वायर करूंगा तो अंडर हट जाएगा, तो 29 बचा, उसमें से हमेशा 4 माइनस कर दो। मैं फॉर्मूला लिखूंगा, चिंता मत करो, कितना आया 25, और उसका कर दो अंडर रूट, ये आपका आंसर होगा 5। ये एग्जाम में हो गया विद इन कुछ सेकेंड्स में। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या आया, ये जब इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपको हमें सोल्व करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा ये मैंने कैसे किया। फिलहाल के लिए आप इसको लिखो, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि अंडर रूट, जब भी ये फॉर्म जब भी दिखे तो अंडर रूट n स्क्वायर, यानी n मतलब जो भी नंबर है उसका स्क्वायर -4, बस ये कर देना। ये n क्या है, तो ये वाली वैल्यू, n का मतलब ये वाली वैल्यू। क्लियर मेरी बात, जो भी इक्वल दे रखा हो बस, तो n का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 29, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, अंडर रूट 29 हो, कुछ भी हो, उसका तो करना है स्क्वायर, -4 ऊपर क्या आ गया अंडर रूट। तो किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट 29 - 4 कितना हुआ 25, और 25 का अंडर रूट निकालो कितना आएगा बच्चों 5। तो ये हो गया सेकंड्स में। इस तरह से एग्जाम होते हैं सेकंड, बोलते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम तो कम मिलता है सर, करे कैसे इन सबको, ठीक है, ये सब मैं सिखाऊंगा, चिंता ही मत करो आप। इसकी में डिटेल भी आएंगे क्वेश्चन, इसमें डिटेल भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं खाली यही करना है। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ब्लड रिलेशन का। देखो ब्लड रिलेशन के लिए बहुत सारे बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं मेरे से ब्लड रिलेशन, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार परचेस किया मुझसे, न मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, किसके रिकमेंडेशन पे यानी किसके बोलने पे किया है, या कुछ भी हो सकता है। तो जिन्होंने न तो मेरे वीडियो देखे न मेरी ऑफलाइन, जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लास अटेंड की और जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं, उन्होंने तो मेरे बिना बोले अभी तक परचेज हो चुके, लगभग सब बच्चों के परचेज हो चुके, जो मेरे ऑफलाइन के या जो मेरे क्या कहते वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब पे, उन सबका तो परचेज हो चुका है, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है कि सर जो क्वेश्चन देंगे वो आएंगे। अब जिनको मुझ पर अभी नया नहीं, जो मुझे जानते भी नहीं है,
उनको मैं एक बात बताता हूँ, देखो ब्लड रिलेशन भी है, तो ये कॉन्सेप्चुअल पूरा मैंने यूट्यूब पे पढ़ा भी रखा है, लेकिन मैं वापस क्या बोलूँगा, आपके बहुत कम काम आने वाला है एनटीपीसी में। तो जो जो काम आएगा, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं साथ साथ नोट्स बनूंगा, तो जितनी ज़रूरत है। अब इस क्वेश्चन के लिए यानी कि आपको एटलीस्ट हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम नोट्स पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए एक तो आपको ये सिंबल और ये 3 सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी, और एक मेल जो होगा उसको प्लस बोलेंगे, एक फीमेल जो होगी उसको अपन माइनस बोलेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। और अगर जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन में बताऊंगा नोट्स, तो ये नोट्स एक बार आपकी कॉपी में होने चाहिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये सिंबल हमेशा तब लगेगा जब फादर, मदर और सन और डॉटर की बात करेगा, यानी कि पिता माता, क्या क्या, पिता या माता, नीचे पुत्र या पुत्री। अगर एक लाइन है, एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लिख दो तो इसी का, ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है। तो आप ये सिंबल बनाओगे, क्योंकि पिता वर्ड, माता वर्ड, पुत्र पुत्री वर्ड आते हैं, ये सिंबल बन जाएगा। अब ए पिता है तो ए कहाँ जाएगा, ऊपर, और बी उसका बेटा या बेटी है तो वो कहाँ आएगा, नीचे। अब ए पिता है तो मैंने क्या बोला, मेल के लिए प्लस लगाएंगे इसके ऊपर, फीमेल इसका पता नहीं है कि इसका बेटा या बेटी, इसका हमें पता नहीं, ठीक है। ये हो गया पहले का। दूसरा होता है सिबलिंग, एक शब्द होता है सिबलिंग, ये भी याद होना चाहिए। सिबलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहोदर, ठीक है। सिबलिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सहोदर। ये जो वर्ड होता है सिबलिंग वर्ड, किसके लिए आता है, सहोदर वर्ड किसके लिए आता है, सगे जो भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं या बहन बहन होती है उनके लिए आता है, जो एक ही माँ की संतानें हों, वो सारे क्या होते हैं, आपस में सिबलिंग्स होते हैं। जैसे ये ब्रदर सिस्टर के लिए हो गया, या सिस्टर सिस्टर के लिए है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर हो जाए, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, उसके लिए इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है, सिबलिंग्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, ए बी का सहोदर है, यानी कि सिबलिंग है, ये लिखा आ गया। तो क्या करेंगे, सिंबल तो लग जाएगा इक्वल का, ए और बी बिठा देंगे इसके पास। जेंडर किसके लगेगा, सहोदर में जेंडर नहीं पता होता, भाई भाई है, एक बहन बहन, एक भाई बहन है। हाँ, ये लिखा होता ए बी का भाई है, क्या लिखा होता, ए बी का भाई है। अगर मान लो ये लिखा होता तो भाई के लिए क्या होगा, इक्वल का तो लगेगा। अब इसमें पता कौन है, ए भाई है, तो ए के ऊपर क्या लगेगा, प्लस, बी का पता नहीं होगा। और लास्ट सिंबल जो आपका बचा हुआ ये होता है आपका हस्बैंड और वाइफ के लिए, जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं। हस्बैंड में हमेशा प्लस, वाइफ पे हमेशा माइनस। एग्जाम्पल की बात करूँ इसकी, तो लिखा हुआ है ए बी की, अब ए बी का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो देखो पत्नी के लिए सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ए अगर बी की पत्नी है तो ए के ऊपर क्या आएगा, माइनस, और बी के ऊपर क्या आएगा, पति का प्लस। अब ये मत बोलना सर है ना, हमने तो मूवी देखी है, हमने कौन सी है वो, बधाई दो, है ना, उसमें आपके सिबलिंग्स भी शादी, मतलब जो सेम जेंडर होते हैं वो भी शादी करते हैं उस मूवी में। तो ये तो हमारा लीगल है, पर पहले लीगल हुआ था लेकिन वापस पे शायद बंद कर दिया है ना, लीगल नहीं है। हमारे ब्लड रिलेशन में कभी भी लीगल नहीं हुआ, ना कभी होगा। एक लड़की है तो दूसरा क्या करना है, लड़का। अगर ए पत्नी है तो बी को क्या बनाना है, पति ही बनाना है। ये 3 सिंबल्स अगर आपको याद होते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की विश्वास करो आपका कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं। थोड़ा बहुत अगर आएगा इसका थोड़ा लेवल, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा मैं आपको लगभग सब जितना आने का मुझे उम्मीद रहती है कि कभी टफ बनाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो इसका अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो आपको बस अब कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कुछ नहीं सोचते हुए बस एक एक लाइन पढ़नी है, और एक एक लाइन को अपने जो सिंबल्स है उसके साथ ड्रॉ करनी है। कुछ नहीं देखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एक लाइन को पढ़ना। जैसे एक्स वाई का भाई है ना, तो आपको सिंपल सा ये एक्स और ये भाई का सिंबल, और एक्स वाई का भाई है तो ये सिंबल हमने देखा था, भाई बहन के लिए इक्वल का सिंबल, और भाई है इसलिए प्लस, इसका पता नहीं। पहला डायग्राम खत्म, एक एक लाइन खत्म करनी है जो हमने देखी। अब यह जेड वाई की पत्नी है, वाई ऑलरेडी है तो जेड उसकी पत्नी बनाना, तो पत्नी का सिंबल लगा दिया। तो जेड अगर वाई की पत्नी है तो जेड पे माइनस आएगा, तो वाई उसका पति होगा तभी उसकी पत्नी होगी। एक एक लाइन। एफ एक्स का पिता है, अब ये एक्स है, उसमें से एफ पिताजी, मैंने कहा पिता माता ऊपर रहेंगे, सिंबल ये वाला है, देखो तीनों सिंबल आ चुके हैं एक ही लाइन में। तो एफ एक्स का पिता है तो प्लस, जेंडर लगाना मत भूलना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो एफ एक्स का पिता है, पिता का सिंबल, तीन ही तो सिंबल है। ई जेड का पुत्र है, देखो ई जो है इस जेड का क्या है, पुत्र है। तो जेड ऑलरेडी बनी हुई थी, उस ई उसका क्या करना है, बेटा बना दिया। तो ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम दोनों को समझाता हूँ। ई एफ से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, पहले हिंदी मीडियम वाले हमेशा ध्यान रखना कि से जिसके पीछे लगा होता है, से वर्ड हिंदी में, उसका आंसर कभी नहीं देना है, यानी उसके लिए कोई रिलेशन नहीं बताना है, हमेशा उससे स्टार्ट करना है डायग्राम में।
यहाँ से स्टार्ट होगा से वाले से क्या करना है स्टार्ट, और जो भी दूसरा नाम लिखा है वहां तक जाके एंड करना है अपने डायग्राम का बोलने का। कैसे करेंगे देखना। अब जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी हिंदी में, और अच्छा इंग्लिश में देख लेते हैं, तो हाउ इज ई रिलेटेड टू ई, जो भी रिलेटेड के बाद होगा उसका कभी नहीं देना है, वहां से स्टार्ट करना है रिलेटेड के बाद वाले का, और वहां से यहां तक आके एंड करना है। अब कैसे करना है इसके लिए, जो भी उसके मुंह से जो भी इसके लिए रिलेशन निकलेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अब कैसे देखना, से वाले को पकड़ना है, से वाले से स्टार्ट, यानी से जिसके लिए उसको पकड़ लो, यानी एफ को पकड़ लिया। अब एफ से गाड़ी कहां तक जाएगी ई तक, और ये रिश्ते बोलते हुए जाएगी कि ये इसका कौन है, फिर ये इसका है, तो इसका हर रिश्ता इस एफ के लिए बोलते हुए जाओ। तो ये एफ फाइनली अपने मुंह से ई को जो भी बोलेगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो एफ ने सबसे पहले इसको बोला ये मेरा बेटा, इसको भी बोला बेटा, दोनों भाई है ना, सिंबल देखो ये दोनों भाई हैं, तो एफ का ये भी बेटा है ये भी बेटा है। अब ये एफ के बेटे की पत्नी है, मतलब इसकी कौन हुई बहू, उसके बहू का बेटा यानी इसके बेटे का बेटा। एफ के बेटे का बेटा ही हुआ ना, बहू का बेटा, इधर पति पत्नी तो है, इसका बेटा इसका भी तो है। तो एफ के बेटे को, यानी ये अपने बेटे के बेटे को क्या बोलेगी, पोता बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तो हमने ई के लिए, एफ के मुंह से ई के लिए क्या निकला, पोता निकला कि निकला, बताओ बच्चों। इसके बेटे का बेटा है ना पोता। अब पोते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रैंडसन, तो आप ग्रैंडसन ढूंढोगे और ऑप्शन ए टिक कर लोगे, ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही वाला पूछा जाता है, एक कोडिंग वाला और पूछा जाता है, जो अभी आएगा थोड़ी देर अगले सेशन में। अब सब हो जाएंगे, आप तो देखो ना 3 महीने में कितने क्वेश्चन करा देता हूँ। हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो तो छुएंगे ही छुएंगे, आसपास के भी छुएंगे, और दूसरे एग्जाम जो आपके बेस्ट इस पे बेस्ड है, ग्रेजुएशन लेवल के बेस्ड है, उनके क्वेश्चन भी मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं वो करूँगा। क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, इतना आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ। बस आपको कितना पढ़ना है, तो बस ये पढ़ना है, इस वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं देखने, ना कोई किताब सोल्व करनी, ना कुछ नहीं करनी है। एक बार जो मुझे भरोसा करेगा तो मैथ्स रीजनिंग के नंबर्स क्या आएंगे, और जिसने जीके कंप्लीट कर ली बस उसका तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। और मैंने आपको फ्री भी कर ही दिया एक हिसाब से, अगर आप चाहो तो फ्री भी कर सकते हो अपने कोर्स को। बस आपको अपने दोस्तों में बताना है, उनको कराओगे तो वो भी आप अगर खरीदते हैं तो उनको भी 100 का प्रॉफिट, आपको भी नंबर्स का भी प्रॉफिट। देखो ऐसा नहीं है खाली पैसों की बात हो रही है यहाँ पे, आपके नंबर्स भी आएंगे, जो बच्चे खरीदेंगे वो खुश होंगे। और इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जिसमें आप सोचो या मैं रिस्क लूँ या नहीं लूँ, क्या पता नहीं आएंगे। तो आपको तो विश्वास तभी होगा 3 महीने बाद, इतना छोटे अमाउंट में अगर आपको पता चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी फ्री हो जाएगा सबके। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है। आप एक बार मुझे विश्वास कर लोगे, फिर आपकी जिंदगी में कोई भी तैयारी करने जाएगा आपके मुंह से बस यही निकालना है मुझे कि जितेंद्र सर का बैच ज्वाइन कर ले। बस ये वर्ड जिस दिन आपके मुंह से निकल गया, मैं जीत गया, और उनका सिलेक्शन सबका होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही मुझे करना है। उसके लिए मुझे अभी देखो थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बड़ा टाइट चल रहा था, इसलिए थोड़ा वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, कभी बीच में 1 दिन का गैप हुआ, पर अब ये रेगुलर रहेंगे, आपके गैप नहीं आएगा। ठीक है, एक छुट्टी कभी सप्ते में आ सकती है, कभी भी हो सकती है, वो मिले सकता है इमरजेंसी मेरे, या फिर संडे रहेगी, बाकी इमरजेंसी होगी तो फिर संडे को नहीं होगी। एक छुट्टी सप्ते की रहेगी जिसमें आप भी अपना रिविजन कर सको। और कोशिश करूंगा जीके का, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपके 10 से 20 क्वेश्चन की ट्राई करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड या तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड होंगे या फिर आपके टेस्ट के रूप में प्रोवाइड होंगे। कोशिश करूंगा, उस सर ने अगर दे दिया मेरे को बस पे ही करना है, मैं उनको पे कर दूंगा। उन्होंने अगर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अगर मुझे पे कर दिया तो उन्होंने दे दिए, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन मेरे को क्या करना है, उनसे लेके आपको देने ही है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बस मुझे उनको खाली पे करना है और आपको डालना है। ठीक है, आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। एटलीस्ट उन क्वेश्चन को तो रट के जाना ही है, और पढ़ोगे जीके लेकिन उनको तो रट के जाना है। ठीक है, बाकी मैथ्स रीजनिंग तो बस आपको ये दिन का 1 से 2 घंटा देना है, और दोनों मिक्स एक सब्जेक्ट ही कर दिया मैंने। दोस्त रीजनो मैथ, इसका नाम मैंने रखा है रीजनो मैथ। अब धीरे धीरे में मैथ्स रीजनिंग का नाम रीजनो मैथ आने लग जाएगा। ये फर्स्ट इन्वेंशन होगा, रीजनिंग और मैथ्स जिस एग्जाम में आ रही है एक साथ, हर एग्जाम के लिए एक साथ पढ़ेंगे, कभी भी मैं अलग अलग नहीं पढ़ूंगा, जिससे बच्चे को बस यही लगे मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। बस एक सब्जेक्ट है, अब 2 सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा वो सीख जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आपको 3 महीने के बाद जो आनंद की अनुभूति होगी आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी ईजी हमने लगी है मैथ्स और रीजनिंग। और अभी तक आप लेक्चर से देख सकते हो, आप पहला लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे, दूसरा पढ़े होंगे, 3 डेमो तो मैंने आपको दी है ना, डेमो से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए देखो, ये आज का लास्ट डेमो है ना, इसके बाद आपको ऐप पे ही पढ़ने मिलेगा, उसके बाद आपको यूट्यूब पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको फिर करना है तो QR कैंपस की ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप कहाँ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके QR कैंपस लिखोगे तो भी ऐप मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है और परचेस कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ऐप है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता चुका हूँ, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एनटीपीसी का। मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो तो छपकेंगे, कोई रोक भी नहीं सकता इन क्वेश्चंस को कि ये नहीं छपेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इनका फिक्स क्राइटेरिया, ये आने ही है।
जैसे आपके सिलोजिज्म का क्वेश्चन 100% आना है, आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 100% आना है। अभी मैथ्स में बात की थी तो मैथ्स में अभी मैंने बताया था पिछला वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100%, एलसीएम एलसीएफ का तो हो ही नहीं सकता नहीं आए। वो बहुत सारे चैप्टर ऐसे जिनका क्वेश्चन तो फिक्स है कि 110% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ट्रेन वाले के पूछेगा, बहुत सारे स्पीड एंड डिस्टेंस के पूछेगा, सब सिखाऊंगा मैं आपको बनवाया और बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पे काम आता है क्या बच्चों, बोर्ड मास। क्या काम आता है, बोर्ड। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कम होंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन तो 2 ही हुए 3 हुए, आप उसके पीछे की पूरी लॉजिक देखना, कितना पार्ट हुआ है, खाली क्वेश्चन नहीं, उससे कितने ब्लड रिलेशन के। अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इसका फर्स्ट टाइप का, खाली ये नहीं सीखा आपने, वो पूरा रूल सीखे हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो बोर्ड मास। अब ये एक बार करा दूंगा ना, अगली बार मुझे कराना ही नहीं पड़ेगा, 1-2 बार बस लिखना है, एक बार और आएगा वो लिखूंगा, 2-3 बार लिखूंगा बस, उसके बाद लिखना बंद, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे सिर्फ जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नॉर्मली आपके जो अभी एनटीपीसी में काम आएंगे, नॉर्मली ये चारों का आते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स और ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था, पता तो होना ही चाहिए। ये ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको ऑफ बोलते हैं। का ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आई थिंक अब तो आपको याद हो गया होगा, और ये हमेशा ऐसे सोल्व होगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स, नहीं तो फिर ब्रैकेट्स होंगे, तो ब्रैकेट्स है क्या, हाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो भी संख्या होगी वो सोल्व होगी, बाकी किसी को ही नहीं देखना है, बाकी पूरा आप चाहो तो यूं का यूं लिख लो एक बार। ठीक है, जब ब्रैकेट का सोल्व कर लो तो 4 9 36, तो अब सोल्व हो गया, 9 कम 9 तो फिर ब्रैकेट हट जाएगा, सीधा 9 आ जाएगा, ब्रैकेट हटा के सीधा लिख दो, ये 2/5 इंटू ये 4 3 12 और एक 13/4, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक ही बात है। अब क्या सोल्व हो गया, नेक्स्ट। अब सर न तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ऑफ है नहीं, तो डिवीजन सोल्व होगा, तो 9 का भाग आप 108 में दोगे तो 9 कम 9, फिर एक बचा, 9 दूनी 18, 12 हो गया इसका भाग, फिर एज इट इज वापस 2/5। मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ कैसे होता है बोर्ड मास सोल्व। अब देखो ये 12 प्लस इंटू और प्लस में पहले क्या सोल्व होता है, इंटू, तो पहले ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, तो ऊपर नीचे कट जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा 13/10, तो 12 से ही यहाँ पे कितना बचा 13/10 बचा, नहीं बचा, 13 कम 13 10। अब यहाँ पे प्लस आया है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझो, या तो इसका आप क्या करते हो, 12 इंटू 10 120, 120 प्लस 13 करते हो 130, 33, 133/10 आ जाना चाहिए, या तो 133/10। अगर ऑप्शन में 133/10 होता तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट्स में 13.3 भी हो सकता था, वो भी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे आंसर बनाना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में एक तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, 130/10 तो आ रहा नहीं है, ये है नहीं, ये नहीं, 133/10 आ रहा था, ये वाला होगा नहीं। अब आंसर तो मेरे को दिख रहा है यही होना चाहिए। अब ये सब क्यों हुआ, देखो कारण बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे 12 तो यहाँ ऑलरेडी है, प्लस 10, और देखो ये बड़ा है ना, ऊपर संख्या बड़ी है, नीचे संख्या छोटी है, ऊपर रिमाइंडर आता है पर छोटी हो नहीं सकती। तो इसको देखो 10 का भाग 13 में दिया, 10 एकम 10, बचा कितना 3, तो इसको भी तो भाग देके लिख दिया मैंने, 10 का भाग 13 में, 10 एकम 10, बचा कितना 3, तो एक सही 3/10 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखो आगे वाला आगे में जुड़ जाएगा, तो ये कितना बना 13, और आगे क्या है 3/10, तो 13 सही 3/10। अब इसको सोल्व करो ना, 13 इंटू 10 130, 133/10 आया कि नहीं आया, तो ये तो वही है 133/10। आप यहाँ ये भी कर सकते थे, यहाँ पे भी दे सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है वही करना है। 133 में आप 10 का भाग दे देते, 10 से कम 10, बचा कितना 3, 10 दिया 30, बचा कितना 3। बात समझ में आई, तो आप 13 से ही 3/10 यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, कैसे भी कन्वर्ट करो, ऑप्शन के हिसाब से कन्वर्ट करना था वैसे मुझे। ठीक है, तो ये बोर्ड मास आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खेत में बकरियां और मोर है, यदि सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करिए। ये भी आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 का ही क्वेश्चन है। सुनो, अब ये क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने में एक बार ही बताऊंगा, इसके सारे टाइप खत्म, मतलब इसमें कैसा भी क्वेश्चन बना देगा हो जाएगा। ध्यान से सिर्फ एक बार सुनना, ये तो बोल रहा हूँ हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक बार ध्यान से सुनो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन के लिए सुनना, इन क्वेश्चन में हमेशा एक बात बताओ, सिरों की संख्या चाहे कितने भी जानवर होंगे, जैसे बोला एक खेत में बकरियां और मोर है, यदि सिरों की संख्या 60 है तो बकरी होगी चाहे मोर होगी, सिर तो सबके एक ही होता है, तो हम ये तो कह सकते हैं टोटल कितने जानवर है 60 जानवर है, उसमें मोर भी होंगे और ये भी होंगे, टोटल 60 है। और पैरों की संख्या कितनी है 170 है। पैर अलग अलग होंगे क्योंकि मोर के 2 होते हैं और बकरियों के 4 होते हैं, तो पैर की क्वांटिटी तो अलग बन सकती है, पर सिर की क्वांटिटी तो यानी 60 जानवर तो है ही, यानी 60 एनिमल्स तो आपके सामने है ही है, मोर और दोनों मिलाकर, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक चीज सोचो, अब दिमाग लगाना,
आप क्या करा करो, दोनों में से किसी को भी पकड़ लो। आपको बकरियां पकड़नी है तो बकरियां पकड़ो, मोर पकड़ना है तो मोर पकड़ो, किसी को भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बताता हूँ क्यों। आप अगर मान लो बकरियां लेते हो तो एक बकरी की देखो टोटल 60 मान लो आप बकरी ही हैं, 60 जानवर को आपने बकरियां मान के अपने पाँव दे दिए, हर एक को कितना देना पड़ेगा आना। आप एक साथ सोचो, चलो एक दूसरा तरीका बताओ। तो आप ये सोचना कभी भी इन क्वेश्चंस में इस गाय और ये इनके पाँव ने दे रखे हो, सीधे रखे हो, आप जितने भी सिर एक बार सोचो सब सामने बैठे हैं आपके, 60 के 60 जानवर सामने बैठे, ऐसा सोचना खाली, एक इमेजिन करना, ठीक है। 60 जानवर, किसी के भी पाँव नहीं है, तो या तो उन सबको एक बार 4-4 पाँव दे दो, मैं दोनों करके दिखाता हूं, या आपकी इच्छा, याद करने की जरूरत नहीं, दोनों में से जितने जितने हैं, मोर के 2 होते हैं तो 2-2 दे दो सबको एक बार, और सबको या तो 4-4 दे दो एक बार, आप दे दो। जो भी है आपके सामने जो 60 प्रैक्टिकल सोचो, 60 जानवर बैठे, या तो उन सबको 4-4 दो या उन सबको 2-2 दो, आपकी जो इच्छा हो। दोनों से आंसर निकाल के बताता हूं। अगर वो 4-4 देते हो तो टांगे कितनी होनी चाहिए थी, सबको 4-4 टांगे दे रहे हो तो आपके पास टांगे होनी कितनी चाहिए थी, 6 चौके 24, 240 टांगों की रिक्वायरमेंट पड़ती। और अगर आप सोचते नहीं यार सबको 2-2 दे दो, कितनी टांगे की रिक्वायरमेंट पड़ती, 120 टांगे आपको चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन में, ऐसा होना चाहिए था। अगर ये सबको मैं बांट रहा हूं, अब मुझे बात सुनना, सबको 4-4 दिए, पर मोर के पास, अब आपने 60 जानवर जो सामने बैठे सबको 4 दिए, बकरियों को 4 मिली, चलो बकरियां तो भाग गई, 4-4 लेके भाग गई, पर मोर क्या बोलेंगे, हमारे हम 4 क्या करें, हमें तो 2 ही चाहिए, 2 तुम्हारी वापस ले लो। हर मोर ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सोचो, कॉमन सेंस देखो, रियलिटी में सोचो, सबको 4-4 पकड़ा दी तुमने तो बकरियों की तो लग गई चारों, वो तो गायब। पर मोर क्या बोल रहे होंगे, हमारे तो 2 ही चाहिए थे, तुमने 4 क्यों दी, तो 2-2 सब मोर लौटाएंगे वापस। अब देखो हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी आई, क्वेश्चन तो बोला था 170, और हमारे पास एक्स्ट्रा आई कितनी, तो 170 हटा दो इसमें से, 14 में 7 गया तो 7, तो 70 टांगे एक्स्ट्रा आ गई। अब ये 70 टांगे एक्स्ट्रा आई है, तो यहां पे हर देखो 70 टांगे एक्स्ट्रा क्यों आई, क्योंकि आपने हर मोर को 2-2 टांगे एक्स्ट्रा दी। तो हटाओ यहाँ पे 2-2 टांगे कितने मोर से छीन पाएंगे, तो 2 का भाग मैंने 70 में दिया तो 35 आया कि नहीं आया, बताओ। सामने 35 मोर बैठे होंगे, सभी 2-2, 35 दूनी 70, सभी 2-2 टांगे लेके बैठेंगे, तभी तो 70 टांगे एक्स्ट्रा ही है। तो क्वेश्चन में 35 तो मोर है, और 70 में से टोटल जानवर कितने थे, 60, सॉरी 70 नहीं, टोटल जानवर कितने थे 60, 60 में से अगर मैं 35 मोर है तो 25 क्या बची होगी, बकरियां। तो जो भी पूछे, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा आपको, बकरियों की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना होगा, 25। तो ये तो हो गया एक तरीका जिसमें अपन ने हाईएस्ट टांगे दी। चलो इससे करके देखते हैं। अगर वही 60 जानवर सामने बैठे होते और सबको आप 2-2 टांगे देते, इस बार कौन भाग जाएगा, पहले बकरियां भाग गई, इस बार कौन भाग जाएगा, मुर्गी, सॉरी मोर वहां से रवाना, मोर वहां से रवाना, क्योंकि हर को 2-2 दिए, मोर को भी 2, बकरी को भी 2, सबको 2-2 टांगे दे दी आपने, तो आपने टोटल 120 टांगे दे दी। अब 120 टांगे दे दी तो हुआ क्या, सारे मोर तो गायब हो गए, सब उड़ गए, 2 टांगे मिलके चलो निकलो। पर बकरियां अभी भी 2 टांगे पकड़ के बैठी है, क्योंकि उसको भी आपने 2 ही दिए, तो हर बकरी कितनी डिमांड और कर रही है, 2-2 की डिमांड कर रही है। अब आपके पास देखो टांगे टोटल है कितनी है, 170, 120 तो आपने दे दी एक बार, सबको दे दी। अब 170 में से आपके पास बची हुई कितनी है, दिमाग रटो कुछ मत, 50 बची है कि नहीं है, 150। अब ये 50 की डिमांड किसकी होगी, क्योंकि मोर तो चले गए 2-2 लेके, अब 50 टांगे आपके पास पड़ी है अभी भी, 120 ही खत्म हुई थी सबको 2-2 देने पर, 170 पड़ी है आपके पास टांगे, उसमें से 50 टांगे आपको बांटनी है, किसको बांटोगे, सारी बकरियों को। और हर बकरियों की अब डिमांड कितनी है, क्योंकि 2 तो उनको पहले ऑलरेडी पकड़ के बैठी थी, 2 ही तो और पीछे लगानी है, तो हर बकरी की डिमांड 2-2 की है। तो 25 बकरियां हुई कि नहीं हुई, बताओ। देखो 25 दूनी 50, हर बकरी 2-2 टांग मांगेगी तो 50 टांगे खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो बताओ बकरियां इस बार कितनी है, 25। अगर आपको क्वेश्चन पूछता बताइए मोर कितने हैं, तो आपके पास टोटल 60 टांगे थी, 60 में से अगर 25 में से करोगे 35 क्या आएंगे, मोर। तो आप चाहे हाईएस्ट से करो चाहे कम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वाले वीडियो यानी इस वाली जो पार्ट को एक बार और रिपीट कर लेना, ये क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे और ओरली आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आगे भी इसी तरह से सब कुछ अच्छे से सीखना है, कंटिन्यू करना है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं की है, और कोर्स परचेस करके रेगुलर वीडियोस देखिए, एक भी वीडियो मत छोड़ना, परफेक्टली नोट्स बनाना, और जिन जिन क्वेश्चन में अगर डाउट आए, एक बार रिपीट करने पर भी डाउट आए, और फिर उन क्वेश्चन को व्हाट्सअप आपका है, क्वेश्चन नंबर में इसीलिए ऐसे ले रहा हूँ 22-23, मेरा हर स्लाइड के अलग अलग नंबर नहीं ले रहा हूँ, यूँ नहीं हर स्लाइड में 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। कारण मैंने यही रखा क्योंकि कोई बच्चा अगर मुझे कभी क्वेश्चन पूछेगा उसको बार बार लिखना पड़ेगा, सर उसका क्लास 1 का क्वेश्चन नंबर 10, सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 22 लिखना है,
सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 27 लिखना है, तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा है, 27 क्वेश्चन वहाँ देखना है। तो ये जब सीक्वेंस, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि टिल एग्जाम से पहले तक हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इनिशियल में थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन जैसे ये 100 क्वेश्चन पार करेगा फिर आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। उसके बाद फिर आपको बस फटाफट फटाफट क्वेश्चंस होंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे सर वापस चाहिए, तो सारे बच्चों के वो क्वेश्चन लेके मैं एक वीडियो उनका वापस बना के डालूंगा। ठीक है, सारे डाउट्स को लेके। जैसे 10 डाउट इकट्ठे होंगे, और डाउट ऐसे मत भेजना, एक बार वीडियो को रिपीट करना, खुद अच्छे से रिपीट हो जाए। उसके बाद देखा नहीं समझ में आ रहा, कितना भी कर लिया नहीं समझ में आ रहा, फिर उसका दूसरा तरीका का बना के फिर उसी दूसरे तरीके से उसी क्वेश्चन को मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उन्हीं डाउट्स के। 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के, ठीक है। अगर उनसे बेटर हो गई और दूसरा होगा तो, नहीं तो आपको बहुत अच्छे सीखना है। जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा सबसे बेटर दूंगा। जिस क्वेश्चन के बारे में सीखूंगा ना वो सबसे बेटर होगा, सबसे अच्छा तरीका होगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है, वो सबसे बेटर होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, उससे थोड़ा सा कम बेटर वाले से कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितने बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन वो इजी होता है, तो वो उससे कर लेंगे। अगर नहीं समझ, हमें तो एग्जाम में करना है ना, इस तरह करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं बच्चों, और अब आपको नेक्स्ट वीडियोज मिलेंगे ओनली फॉर ऐप पर, ठीक है। और आपको फ्री में करना है, तो जैसा मैंने बोला रिकमेंड कीजिए दोस्तों को, 100 रुपये आपको, 100 रुपये उसको, और आपको बस नंबर और नाम भेजना और कुछ भी नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।